आज आपको जिन शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज वो नारी शक्ति का नेतृत्व भी कर रही हैं। केबीसी जैसा शो जो काफ़ी चर्चित है, आप सभी जानते हैं, और बिग बी सदी के महानायक के सामने उस हॉट सीट पर पहुंचने के लिए हर कोई कोशिश करता है। लाखों करोड़ों लोग इस कोशिश में रहते हैं कि उस हॉट सीट पे पहुंचा जाए, लेकिन ये कर दिखाया राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीरू यादव जी, आपका बहुत स्वागत है अमरउजाला.com पर। सबसे पहले मेरा ये आपसे सवाल है कि हॉकी वाली सरपंच ये आपको क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जहां से सरपंच हूं, मेरी पंचायत का नाम है लांबी अहीर, जो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में पड़ती है, और मेरा मायका जो है वो हरियाणा से है। मुझे हॉकी खेलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा खेलों के मामले में काफ़ी आगे भी रहा है। तो लेकिन क्यों ही मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ खेलों को इतना बढ़ावा, हरियाणा की उस पश्चिमी हरियाणा से मैं आती हूँ जो कहीं ना कहीं राजस्थान बॉर्डर के पास, तो हमें इतनी सुविधाएं मिल नहीं पाई। तो लेकिन जब मैं सरपंच बनी और मुझे ये पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ लड़कियां हैं जो हॉकी जो खेलना चाहती हैं, और स्कूल में भी वो लड़कियां खेली, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण अब वो घर बैठ गई हैं और नहीं खेल रही हैं। तो मैंने फिर उन लड़कियों की एक हॉकी की टीम बनाई, और भी बच्चियां जो हैं गांव की मैंने तैयार की। तो पहले हमारे पास, क्योंकि मैं सरपंच हूँ, कहीं ना कहीं बजट का भी एक इशू आता है, हमारा भी एक दायरा होता है, तो पहले हमारे पास ग्राउंड नहीं था। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना जो सरपंच की जो सैलरी है जो मुझे मिलती है, वो मैंने अपनी पंचायत की लड़कियों को डोनेट कर रखी है। उनके खेल के जितने भी जिसकी भी सुविधाएं जो है वो मैंने उपलब्ध करवाई हैं। पहले जब ग्राउंड नहीं था तो हम अपनी पंचायत से 10 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका ग्राउंड था, वहाँ उन बच्चियों को मैं लेके जाती दोनों टाइम खिलाने के लिए। और अब हमने अपनी पंचायत के अंदर ही हॉकी का ग्राउंड बना दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे इन एफर्ट्स को देख के आसपास के क्षेत्र में और मेरे को ये हॉकी वाली सरपंच का मेरे को एक टैग दे दिया गया। तो उसके पीछे की कहानी तो यही है। और केबीसी जैसा एक चर्चित शो जिसमें कि मैंने भी कोशिश करी है, लेकिन हमारा भी चांस उसमें नहीं लग पाया, और आप उस हॉट सीट तक पहुंची हैं, और ना सिर्फ पहुंची हैं बल्कि 6,80,000 जैसी धनराशि आप वहां से जीत कर आई हैं। तो ये बहुत नारी शक्ति के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए एक तरह से गौरव का एक पल है, और हम जैसी महिलाओं के लिए तो ये बात जानकर ही मतलब गौरव से ही सीना फूल जाता है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि अब ये जो सफ़र रहा, केबीसी तक पहुँचने का सफ़र किस तरह का रहा, और महानायक जिसे बिग बी अमिताभ बच्चन से तो हर कोई मिलना चाहता है, तो उनसे मुलाकात कैसी रही आपकी? देखिए, बिल्कुल मैं अपने आप को बहुत इसमें सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जब मैं सरपंच बनी और मैंने अपने पंचायत के अंदर अपने गांव के लोगों के लिए जो काम किए, उनको इतना अप्रिसिएशन मिला। मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएट मेरे काम को किया जाएगा। जब मेरे पास केबीसी की टीम से फ़ोन आया कि हम आपको जो है बतौर मेहमान हॉट सीट पर खेलने के लिए आपको बुलाना चाहते हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ एक बार। तो मुझे लगा कि शायद जो ये कॉल है ये कहीं ना फ्रॉड कॉल तो नहीं है। लेकिन फिर जब उनका दोबारा वीडियो कॉल आई उनकी, और मेरे गांव के जो पंच हैं उनसे उन्होंने बात की और गांव के लोगों से बात की, और जब केबीसी की टीम जब गांव के अंदर आई और उन्होंने गांव में के सारे वो काम देखे, गांव में शूट किया और गांव में लोगों से बातें की, तो मतलब मुझे तो खुशी हुई कि तब मुझे जाके यकीन हुआ कि वास्तव में मैं जो है सदी के महानायक के सामने उस हॉट सीट पे बैठने वाली हूँ, जिसका सपना जब हम 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, उस समय ये केबीसी का शो जब आया था तो रात को 9 बजे हम इंतज़ार करते थे कि हम और उन क्वेश्चंस का जवाब जब हम बाहर से बैठ के देते थे, तो उस हॉट सीट पे जाना मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे साथ मेरे गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा, पंचायत के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हुए कि हमारी जो सरपंच हैं वो सपनों की नगरी में जा रही हैं और सदी के महानायक के सामने बैठ के खेलेंगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, और बहुत ज़्यादा बहुत परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर रात के 9 बजे बैठकर वो 1 घंटा जो पल बीतता है महानायक जी को देखना, बिग बी को वहाँ पे केबीसी खेलना, बल्कि हम अपने साथ मोबाइल पे भी उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उनके सवालों की।
लेकिन मेरा एक और सवाल है कि राजस्थान की आप रहने वाली हो और हरियाणा आपका मायका है। दोनों ही जगहों पर, दोनों ही राज्यों में एक पुरुष प्रधान मानसिकता चलती है। वहाँ पे महिलाओं के लिए थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे सिचुएशन देखी जाती है। तो वहाँ कैसे आपने इस परिस्थितियों को संभाला है और यहाँ तक इस सफ़र को आपने आगे बढ़ाया? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि जिस प्रदेश से मैं आती हूँ वहाँ पुरुष प्रधान समाज है। सिर्फ हरियाणा और राजस्थान नहीं, अगर पूरे भारत की भी अगर हम बात करें तो समाज आज भी हमारा पुरुष प्रधान ही है। तो जल्दी से महिला की तरक्की को या नेतृत्व को वो स्वीकार नहीं कर पाता। और विशेष तौर पे अगर आप ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो वहाँ पे जब आप सरपंच का नाम लेते हैं कि सरपंच, तो दिमाग के अंदर जो एक सबसे पहली चीज़ जो क्लिक होती है वो यही होती है कि कोई पुरुष आएगा, तो वो माइंड के अंदर आती है। लेकिन जब मैं महिला सरपंच के रूप में जब मैं चुनी गई थी तो काफ़ी सारी चुनौतियां भी मेरे सामने आई थी, क्योंकि अपने नेतृत्व को डिफाइन करना, जो 10 साल जिसको हुए हैं शादी करके जो लड़की आई है गांव के अंदर, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को उस चीज़ का कि अब वो हमारा नेतृत्व करेगी या हमें वो जो गांव के जो फैसले लिए जाएंगे उसमें वो बैठेगी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक हजम करने वाली बात नहीं होती। और दूसरा एक समाज के अंदर ये चीज़ चली आई है कि हम लोग चुनाव सरपंच का तभी लड़ते हैं जब हमारे लिए रिजर्व की जब सीट आती है, तब हमारा नाम आगे किया जाता है कि भाई अब महिला सीट है तो घर में कोई महिला है उसको चुनाव लड़वा देते हैं, और बाद में तो सरपंच तो परिवार में ही कोई पुरुष है वो करेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को मैंने अपनी पंचायत में ख़त्म किया और मैंने शुरू से ही अपना जो काम है वो अपने कंधों पे लिया। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे भी आई, काफ़ी विरोध भी इस चीज़ का हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार से भी हुआ, कुछ बाहर से भी लोगों को। लेकिन फिर जब मैंने अपना काम किया और अपने आप को ग्राउंड पे मैंने प्रूव किया, तब लोगों की जो मानसिकता थी वो दूर हुई है। और जैसे पहले पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, जब मेरे सरपंच बनने के बाद मेरी पंचायत की महिलाएं या पंचायत घर में आती हैं, वो अपने काम खुद करवाती हैं और उनमें भी एक कॉन्फिडेंस मेरे काम को देखकर आया है। तो शुरुआत में हर महिला को, शायद हर क्षेत्र में मैं ये मानती हूँ, चुनौतियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी इन्हीं बातों पे मेरा अगला सवाल है कि सरपंच बनने का जो सफ़र रहा, आम महिला से लेकर सरपंच बनने तक का सफ़र, आपका किस तरह की चुनौतियां आपने झेली हैं उस समय? देखिए, वो चुनौतियां तो मैंने आपको पहले बता ही दी कि मतलब किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, जल्दी से समाज स्वीकार नहीं कर पाता इस चीज़ को। लेकिन हाँ, पहले ये था कि घर संभालती थी, एक होम मेकर थी, और लेकिन एक विज़न था दिमाग के अंदर कि कुछ अच्छा सोशल कुछ अच्छा करना है, और एक जुनून था करने का कि मैं कर सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब छोटे स्तर पर हम गृहिणियाँ जो घर संभालती हैं, तो हमें अपने आप को मतलब डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जब हम घर संभाल सकती हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, उसको इतने अच्छे से परिवार के सदस्यों को सबको साथ लेके चलना है, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना है। उसी प्रकार जब छोटे रूप में हम घर संभाल सकती हैं तो हम पंचायत तो बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। आपने हॉकी टीम तैयार करी, उसे स्टेट लेवल तक लेके गई, लेकिन आपके सामने कुछ चुनौतियां ऐसी भी होंगी कि घर से टीम तक, मतलब मैदान तक लड़कियों को और बाकी लोगों को लेकर आने कितनी बड़ी ये मतलब बहुत बड़ी चुनौती होगी। वो किस तरह से आपने सॉल्व किया इस समस्या को? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जैसे कि गांव का जो माहौल रहता है कि वहाँ हम खेल कब खेलते हैं, हम या तो सुबह खेलते हैं या हम शाम को खेलते हैं। और गांव के अंदर कहीं ना कहीं ये एक मानसिकता रहती है कि बेटियों को कि सुबह और शाम काम का टाइम होता है, तो उनकी मम्मियाँ भी ये चाहती हैं कि लड़कियां हैं जो घर के कामों में हाथ बटाए, भाई खेल से क्या होगा, क्यों नहीं है। तो ऐसे बच्चियों की जो प्रतिभाएं हैं वो दबकर रह जाती हैं। जब मुझे पता है कि मैंने जब उन लड़कियों को घर से लेके और ग्राउंड तक लाने के लिए कितनी मेहनत मैंने की, उनके परिवार वालों को कैसे मनाया। एक तरफ से परिवार वाले कुछ परसेंट मान जाते हैं उनका मन, लेकिन गांव की जो मानसिकता होती है, अड़ोस पड़ोस की जो मानसिकता होती है कि मतलब फील्ड पर तो लड़के ज़्यादा खेलते हैं और लड़कियां नहीं, इनकी सिक्योरिटी का क्या है, तो वो सब चीज़ें। लेकिन उसका मैंने उनके परिवार वालों को ये विश्वास दिलाया कि मैं हर टाइम आपकी बच्चियों के साथ रहती हूँ। जब भी वो खेलते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए जब मैं लेके जाती थी, तो मेरी खुद की बेटी उस टाइम 1-1.5 साल की थी, तो मैं उसको अपने साथ रखती और उन बच्चियों को मैं तैयारी के लिए, अब भी हम जब तैयारी करते हैं तो फील्ड में मैं उनके साथ में रहती हूँ और तैयारी उनको मैं करवा रही हूँ। हमने कोच एक रखा हुआ है जो बच्चों को दोनों टाइम तैयारी करवा रहा है। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई, फिर ड्रेस के लिए भी दिक्कत आई, क्योंकि गांव में आप इस प्रकार के कपड़े पहन के या जो हॉकी की जो ड्रेस है उसको लेके एक बार इशू हुआ कि नहीं, हम तो ये नहीं पहनने देंगे। लेकिन फिर पेरेंट्स को मनाया कि आप
आप लोगों ने आप आगे नहीं निकल पाए उनकी लड़कियों की मम्मी से मैंने बात की, तो कम से कम आप ये देखिए आपकी बच्चियों में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे निकलेगी। आपने घर संभाला है, इनको तो मौका आपको देना चाहिए। तो एक मैं इस बात के लिए उनके परिवार वालों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और अपनी बेटियों को मुझे सौंपा है कि आप जो करवाएंगी वो अच्छा ही करवाएंगी। तो अभी उसको उन बच्चियों का मुझे शुरू में एफर्ट करने पड़े, लेकिन अब गांव की और जो लड़कियां हैं वो खुद आगे से आके कहती कि हमें भी खेलना है। और अब मेरे गांव के मैदान में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां खेलती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और उन बेटियों की माओं को, उनके परिवार वालों को आज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आज उनकी बेटियां उस लेवल पर पहुंची हैं। मेरा एक और सवाल कि मैंने तस्वीरें देखी आपकी अमिताभ बच्चन जी के साथ, आप राजपूती ड्रेस में वहां पहुंची हुई थी हॉट सीट पे। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अपने राज्य का राजपूती ड्रेस पहन के बहुत अच्छा सांस्कृतिक परंपरा वहाँ पे दिखाई आपने। लेकिन आप उसके पीछे आपने क्या सोचा होगा कि आज हम ये ड्रेस पहन के चलेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं। देखिए मैं जो है मैं हमेशा सभी से ये कहती हूँ कि आप कितने भी ऊंचे बन जाइए या फिर आप कहीं पर भी चले जाए, हमें अपनी जो मूल संस्कृति है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और राजस्थान तो जो अपनी संस्कृति की वजह से, अपने परंपराओं की वजह से जाना जाता है। तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ मैं हमारा जो सांस्कृतिक जो पहनावा है मैं उसको कभी नहीं भूलती और मैं हमेशा राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हूँ। चाहे वो बम्बई हो या फिर मुझे कहीं पर भी ऐसे किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। तो इसलिए मैं जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर गई और जाहिर सी बात है राजस्थान से जा रही हूँ तो वहाँ राजस्थान को रिप्रेजेंट करना तो बनता है। तो उस हॉट सीट पे जब आप बैठी थी तो अमिताभ बच्चन भी आपके मुरीद हुए थे। कुछ अमिताभ बच्चन जी के कुछ ऐसे लफ्ज़ जो आपको दिल तक छू गए हों, कुछ ऐसे लफ्ज़? अमिताभ बच्चन जी जिस प्रकार से बोला कि देवी जी आपके साथ खेलेंगे अब कौन बनेगा करोड़पति, तो उनका वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और जब वो खेलने से पहले जब उन्होंने हमें बोला तो फिर काफ़ी पहले बहुत नर्वसनेस हो रखी थी कि एकदम, तो जब उन्होंने बोला तो मैं तो बस उनको ही देखने लग गई क्योंकि एकदम से वो सामने थे। तो जो वो बोल रहे थे वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उनको देख के एकदम मैं तो ऐसे खो गए एकदम कि मतलब जिनको कभी टेलीविज़न के ऊपर देखा था और वो एकदम से सामने खड़े हैं, लेकिन उनके मुंह से अपने कामों के बारे में सुन के और जिस प्रकार से उन्होंने अप्रिशिएट किया वो बहुत ही अच्छा लगा और शायद लाइफ भर मुझे वो चीज़ें याद रहेंगी। जी, और उनकी बातें बहुत याद आती हैं हमें, तो वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं। आपने उस मंच से बहुत बढ़िया और अच्छी धनराशि जीती है, 6,80,000 रकम कुछ कम नहीं होता है। लेकिन आप इस धनराशि जो जीती हुई है उसका उपयोग आप कहाँ करने वाली हैं? देखिए उसका उपयोग वो हमने डोनेट कर दी। वो जो धनराशि हमने जीती थी वो बच्चियों की शिक्षा और उनके एजुकेशन के लिए मतलब हमने डोनेट कर दी। वो धनराशि हमने चैरिटी के लिए ही खेला था ये, तो उनके उत्थान के लिए हमने वो डोनेट की है। अब आज की डेट में आप महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि आपका क्या संदेश है महिलाओं के लिए? मेरा संदेश महिलाओं के लिए यही है, हर उस महिला के लिए, कि हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हम देश की 50% आबादी हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर किसी भी महिला को कोई भी मौका मिलता है तो उसे उस काम के लिए अपना 100% उसे देना चाहिए। और लोग क्या कहेंगे या एक महिला को पुरुषों से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें उनसे एक कदम आगे चलना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार की चुनौती से घबराए नहीं। अगर आपको मौका मिला है तो बिल्कुल आगे बढ़िए और अपना 100% उस काम को दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना, वो कहते रहेंगे। जिस दिन हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो जिन लोगों ने जो कहा है वही लोग बाद में आपको आकर के सलाम भी करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसलिए लोगों की ना सुन के आप जो करना चाहते हैं उस भी कीजिए और उस पर अपना 100% दीजिए। तो ये बहुत बड़ा संदेश दिया नीरू यादव जी ने कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो अपना 100% दे सकती हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है, वो घर से लेकर ऑफिस तक सब काम आराम से कर सकती हैं, लेकिन उनमें तमाम तरह की चुनौतियां भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं। परिवार से लेकर समाज से लेकर हर तरह की तमाम तरीके की दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती है। लेकिन महिलाएं वहां रुकती नहीं हैं, वो उन दिक्कतों से उबरती हैं और उनका समाधान ढूंढते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ा सकती हैं। तो सभी महिलाओं के लिए नीरू यादव जी की तरफ से ये संदेश है और हम भी यही कहते हैं कि लोगों का काम होता है कहना, किसी की बात नहीं सुननी है। आपको अगर जो करना है आप उसी लाइन में आगे बढ़ें और
यकीनन आपको अपने काम में उन्नति और आप उस पद पर जरूर पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरू यादव जी। आप अपना समय दिए हमारे लिए और amarujala.com पर आई, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।